हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचित भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिए, पाचित भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो भोजन होता है, उसका पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल में। और आहार नाल में जो शुद्रांत्र और आहार नाल होता है उसमें भोजन का पाचन होता है। आहार नाल में जो पाचित भोजन होता है, उस पाचित भोजन जो भोजन होगा या भोज्य पदार्थ होंगे, इस पाचित भोज्य पदार्थ का आंतरीय उपकला से, यानी आंत्र की जो उपकला होगी, आंतरीय उपकला जिसे हम कहेंगे, आंतरीय उपकला से यह कहाँ पहुँचेगा? रुधिर या लसिका वाहिनी तक पहुँचता है। रुधिर वाहिनी या कहाँ तक पहुँचता है? लसिका तक पहुँचता है। रुधिर या लसिका तक पहुँचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ध्यान दीजिए, अवशोषण किसे कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आहार नाल में पाचित भोजन होते हैं, उनका आंतरीय उपकला के माध्यम से, आंतरीय उपकला के माध्यम से रुधिर या लसिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है? देखो, आंतरीय उपकला इस प्रकार से होती है और इस उपकला में उपस्थित जो लसिका वाहिनी होती है या ध्यान दीजिए रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, वहाँ तक ये भोजन होगा वो पहुँचेगा। उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आपको जानना अवशोषण कहा जाता है। तो अवशोषण किसे कहेंगे? तो आहार नाल में पाचित भोजन आंतरीय उपकला से रुधिर या लसिका तक पहुँचता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। अब देखो, ध्यान दीजिए, जो अवशोषण होता है वह सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी अवशोषण होता है वह सक्रिय अभिगमन के द्वारा भी हो सकता है या किसके द्वारा हो सकता है? निष्क्रिय अवशोषण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आहार नाल से पदार्थों का अवशोषण होता है वह सक्रिय विसरण के द्वारा, सक्रिय अभिगमन के द्वारा या निष्क्रिय विसरण के द्वारा हो सकता है। सक्रिय अभिगमन का मतलब क्या है? इसमें जो अवशोषण है वो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का अवशोषण जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह अवशोषण होता है वह सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। किसके विपरीत होगा? सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो तो विसरण कहेंगे, जबकि आप जान देंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता प्रवणता के विपरीत। तो इस प्रकार से सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगा और इसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय अभिगमन कहा जाता है। और इसमें आप देखिए कि ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, तो जिससे ग्लूकोज है या आप ध्यान दीजिए एमिनो अम्ल है या कुछ आयन है, कुछ आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, उनका अवशोषण होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो आपको देखना है सक्रिय अभिगमन के माध्यम से होता है, सक्रिय परिवहन के माध्यम से होता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, विसरण या निष्क्रिय विसरण के द्वारा, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, यानी जो अवशोषण होगा वह सांद्रता प्रवणता के क्या होगा? अनुरूप होता है। सांद्रता प्रवणता के क्या होगा? अनुरूप। यानी पदार्थों का अवशोषण होगा उसमें आहार नाल में पदार्थों की सांद्रता अधिक होगी और बाहर की ओर जो है वो आपको ध्यान रखना है, उपकला के बाहर की ओर क्या होगा? तो सांद्रता कम होगी, जिसके कारण से अवशोषण हो जाता है। तो इस प्रकार से होगा वो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप अवशोषण होता है। तो पदार्थों का अवशोषण है या पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण सक्रिय अभिगमन एवं निष्क्रिय विसरण द्वारा होता है। सक्रिय अभिगमन, इस प्रकार के अभिगमन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसमें सांद्रता प्रवणता के विपरीत पदार्थों का अवशोषण होता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल एवं कुछ आयनों का अवशोषण इस विधि के माध्यम से होता है। निष्क्रिय विसरण के द्वारा इस प्रकार के आपको धनत्व अवशोषण की क्रियाविधि में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, अर्थात पदार्थों का अवशोषण होता है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, इसमें ऊर्जा आवश्यकता नहीं होगी, एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि ध्यान दें ऐसे किन में होता है? तो आप ध्यान देंगे वसा का अवशोषण होता है वह निष्क्रिय होता है। वसा में विलेय पदार्थ होते हैं उनका भी, जैसे कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं, तो वसा में विलेय पदार्थ, वसा एवं आप ध्यान दीजिए तो आपको देखना है कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण होता है वह किसके विधि के माध्यम से होता है? तो आपको ध्यान रखना है निष्क्रिय विसरण के माध्यम से। वसा में विलेय पदार्थ एवं कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण होता है वह निष्क्रिय विसरण विधि के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिए जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है वह आप ध्यान दीजिए तो परासरण विधि के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण द्वारा होता है।
जल का अवशोषण किसके द्वारा होगा? परासरण प्रवणता के अनुरूप होता है। तो इस प्रकार से परासरण प्रवणता के अनुरूप होता है वो किसका होता है? जल का अवशोषण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जल का अवशोषण होगा वह परासरण प्रवणता के अनुरूप होता है। अब ध्यान दीजिए, विभिन्न पदार्थों का अवशोषण होता है वह अलग अलग भागों में होता है और अवशोषण होगा उसमें आप देखिए कौन कौन से भागों में किस प्रकार से होता है। तो आहार नाल में विभिन्न भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है वह निम्न अंगों में होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इस सारणी से हम स्पष्ट करते हैं कौन से अंगों में किस किस प्रकार से अवशोषण होता है। तो देखिए सबसे पहले अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? मुख गुहा में अवशोषण होता है। तो सर्वप्रथम अवशोषण कहाँ होगा? मुख गुहा में अवशोषण होगा। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? मुख गुहा में अवशोषण के बारे में ध्यान रखना है। तो पहला किसमें अवशोषण होगा? मुख गुहा में। और बक्कल कैविटी या मुख गुहा में किसका अवशोषण होता है? तो आप ध्यान दीजिए मुख गुहा के जिह्वा की निचली म्यूकोसा से, जिह्वा के नीचे की म्यूकोसा से, ध्यान दीजिए जिह्वा के नीचे की म्यूकोसा से, जिह्वा की नीचे की म्यूकोसा से आप ध्यान दीजिए कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से कुछ औषधियों का अवशोषण होता है वो किस भाग से होता है? तो मुख गुहा में जिह्वा के नीचे की म्यूकोसा होती हैं उससे कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। कुछ औषधियाँ होती हैं उनका अवशोषण और थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज का अवशोषण भी हो सकता है। मुख्य रूप से कुछ औषधियाँ होती हैं जो कि मुख गुहा में अवशोषित होती हैं, बाकी कोई पदार्थ मुख गुहा में अवशोषित नहीं होता है। उसके बाद में मुख गुहा के बाद ग्रसनी ग्रसिका में कोई अवशोषण नहीं होगा। फिर आपको ध्यान रखना है किसमें अवशोषण होता है? आमाशय में अवशोषण होता है। और ध्यान दीजिए आमाशय में किसका अवशोषण होता है? तो आप देखेंगे कि आमाशय में होता है वो आपको देखना है जल का कुछ मात्रा में अवशोषण होता है। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्कोहल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होगा? एल्कोहल का। और आप ध्यान दीजिए मुख्य रूप से एल्कोहल का अवशोषण, इस एल्कोहल का अवशोषण होगा यहाँ पर होगा मोनोसैकेराइड का अवशोषण यहाँ पर होता है। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का कुछ मात्रा में अवशोषण होता है वो किस में होता है? और आमाशय में होता है। एवं आपको ध्यान रखना है कुछ औषधियों का अवशोषण होता है वो यहाँ पर होता है। कुछ औषधियों का अवशोषण, जल का अवशोषण बहुत कम होता है, कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से कुछ औषधियाँ होती हैं, यहाँ एल्कोहल होता है एवं ग्लूकोज वगैरह मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका अवशोषण यहाँ पर होता है। फिर आमाशय के बाद में अगले अवशोषण की क्रियाविधि कहाँ पर होगी? तो आपको देखना है आंत में। और आंत में कौन सी आंत है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वह किस भाग में होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत्र में होता है, क्योंकि छोटी आंत्र की जो अंदर की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होती है उनके अंदर वलन, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर पाए जाते हैं जिसके कारण से अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसके कारण से सर्वाधिक अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत्र में होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एमिनो अम्ल अवशोषित होते हैं। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मोनोसैकेराइड अवशोषित होते हैं। मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए ग्लूकोज होता है, उनका अवशोषण यहाँ पर होता है। गलेक्टोज का अवशोषण यहाँ पर होता है। फ्रक्टोज का अवशोषण यहाँ पर होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, आर्बिनोज, मेनोज, इस प्रकार के जो मोनोसैकेराइड्स है उनका अवशोषण यहाँ पर होता है। तो एमिनो अम्लों का एवं मोनोसैकेराइड्स का अवशोषण होता है यहाँ पर होता है, एवं कुछ आयन का अवशोषण होता है वो यहाँ पर होता है। और इनका अवशोषण होगा वो किसके माध्यम से होगा? रुधिर के माध्यम से होगा, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है। जबकि आप ध्यान दीजिए वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का भी यहाँ पर अवशोषण होता है। और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होगा वह किसके माध्यम से होगा? लसिका वाहिनी या लैक्टियल के माध्यम से होता है। तो लैक्टियल वाहिनी या लसिका के माध्यम से होता है वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर अवशोषण होगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो अन्य कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं उन पदार्थों का भी यहाँ पर अवशोषण होता है। तो सर्वाधिक अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत्र में होता है। फिर उसके बाद में आप लास्ट ध्यान दीजिए कौन सी? बड़ी आंत्र। और बड़ी आंत्र होती हैं उसके अंदर आप
आप ध्यान दीजिए तो किसका अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए कुछ औषधियों का अवशोषण होता है, वो यहाँ पर होता है, जल का अवशोषण होता है, कुछ औषधियों का अवशोषण यहाँ होता है, कुछ विटामिन होते हैं उनका अवशोषण यहाँ पर होता है। संश्लेषण भी कुछ विटामिन का हमने बताया था कि बड़ी आंत्र मतलब जैसे विटामिन के है या विटामिन B12, इस प्रकार के कुछ विटामिन होते हैं उनका संश्लेषण यहाँ होता है और इनका अवशोषण भी बड़ी आंत्र में होता है। ये हमें ध्यान रखना है, अवशोषण कौन से भागों में किस प्रकार से होता है। तो मुख्य गुहा में औषधियों का, अमाशय में अल्कोहल मोनोसैकेराइड एवं कुछ औषधियों का। फिर उसके बाद में छोटी आंत्र में सर्वाधिक अवशोषण एमिनो अम्ल, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज और कुछ आयंस होते हैं उनका अवशोषण होता है रुधिर के द्वारा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण लैक्टियल वाहिनी या लसिका के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद में बड़ी आंत्र होती हैं, उससे जल और कुछ औषधियाँ और कुछ विटामिन होते हैं उनका अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण के बारे में हमें ध्यान रखना है कि कौन से भाग में किस प्रकार का अवशोषण होता है। अब देखिए हमको अलग अलग ध्यान रखना है कि ये पदार्थ है वो किस रूप में बदल गए हैं, सरल अणुओं के रूप में पाचन की क्रिया के माध्यम से। और इन सरल अणुओं का जो अवशोषण होगा उसमें जो ग्लूकोज है या एमिनो अम्ल है उनका अवशोषण होता है वो किस विधि के माध्यम से, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से होता है। जबकि वसा में विलेय पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, निष्क्रिय अवशोषण के माध्यम से होता है। तो हम सब उनके बारे में देखते हैं कि उनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ग्लूकोज का और एमिनो अम्लों का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण। और ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से होता है। अर्थात इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, पहला हमको ध्यान रखना है किसका, ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण। ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण, ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण किस प्रकार से होता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण, देखिए ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है वो किस विधि के माध्यम से होता है, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से होता है। तो इनका अवशोषण होगा वो किसके माध्यम से होता है, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से होता है। और यह सक्रिय अभिगमन होता है सोडियम सह अभिगमन होता है। किस प्रकार का अभिगमन होता है, सोडियम सह अभिगमन होता है जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सक्रिय अभिगमन के लिए आपको पता है किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की। और एटीपी कहाँ से प्राप्त होती है, सोडियम सह अभिगमन से प्राप्त होगी। और जहाँ से एटीपी प्राप्त करके और ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है। तो ध्यान दीजिए इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है, एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है क्या है, आंत्र है। और आंत्र का ये कौन सा भाग है, तो आपको ध्यान रखना ये भाग है, ये अंदर का भाग है ल्यूमेन, अंदर का भाग है। ये आंत्र इस प्रकार से होती है, अंदर का ल्यूमेन भाग होता है, ये ल्यूमेन भाग है अंदर का। और ल्यूमेन भाग के बाहर का ये म्यूकोसा, ये कौन सा स्तर हो जाएगा, म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद में पेशी स्तर, और उसके बाद में कौन सा होता है, सेरोसा स्तर होता है। इस प्रकार से स्तर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप ध्यान दीजिए तो इन स्तर में क्या उपस्थित होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। ये रुधिर वाहिनी है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या है, रुधिर वाहिनी है, इसके अंदर रुधिर उपस्थित होता है। और रुधिर वाहिनी वो कौन सी है, पोर्टल, आप ध्यान दीजिए सिरा है, पोर्टल वेन उपस्थित है। तो इस प्रकार से हेपेटिक पोर्टल वेन या पोर्टल वेन उपस्थित होती है, निवाहिका सिरा उपस्थित होती है। ये इस प्रकार की संरचना। अब क्या होगा कि इसमें जो है वो कौन सा तंत्र उपस्थित होता है, सोडियम सह अभिगमन तंत्र उपस्थित होता है। और ये सोडियम सह अभिगमन तंत्र होता है, इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है वो सोडियम आयन जो कि उपकला के अंदर उपस्थित होते हैं, उस उपकला के अंदर उपस्थित सोडियम आयन होते हैं। ये सोडियम आयन एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करके, एटीपी से क्या बन जाएगा, एडीपी, जिससे ऊर्जा निकलेगी। और इस ऊर्जा की सहायता से सोडियम आयन है वो बाहर की ओर अभिगमन करते हैं। सोडियम आयन कहाँ की ओर निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। और जब सोडियम आयन अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं तो अंदर से बाहर की ओर निकलने के फलस्वरूप सोडियम आयन की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिससे सांद्रता प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। सर्वप्रथम क्या होगा, तो आंत्र की उपकला से सोडियम आयन एटीपी की उपस्थिति में बाहर की ओर अभिगमन करता है, बाहर की ओर निकलता है। और बाहर की ओर अभिगमन करने के बाद में आपको ध्यान रखना है हमें यहाँ पर एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिन्हें हम परमिएज प्रोटीन कहते हैं।
क्या कहेंगे, परमिएज प्रोटीन कहेंगे। तो इस प्रकार से परमिएज प्रोटीन या पोरीन प्रोटीन आवश्यक होते हैं, और ये परमिएज प्रोटीन होते हैं। उसकी सहायता से ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्लूकोज उपस्थित है और क्या उपस्थित है, एमिनो अम्ल उपस्थित है। ये ग्लूकोज एवं एमिनो अम्ल होंगे, वह सांद्रता प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से आप ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सोडियम के साथ में ग्लूकोज और एमिनो अम्ल जुड़ेंगे, और जुड़ करके और किसकी सहायता से, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सब परमिएज जो प्रोटीन होता है उस परमिएज प्रोटीन की सहायता से आपको अंदर की ओर सांद्रता प्रवणता के अनुसार विसरण विधि के माध्यम से, ये तो किसकी विधि के माध्यम से होता है, विसरण, क्योंकि सांद्रता प्रवणता उत्पन्न होगी, जिसके कारण से ग्लूकोज एवं एमिनो अम्ल होंगे वो सोडियम के साथ अंदर की ओर विसरित हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये ग्लूकोज होगा ये अंदर की ओर मुक्त हो गया, एवं एमिनो अम्ल है वो भी कहाँ की ओर मुक्त हो गए, आंतरिक उपकला की कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो आंतरिक उपकला की कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे, सोडियम आयन पुनः मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से, और यहाँ से ये आप ध्यान दीजिए तो किसमें प्रवेश कर जाएगा, रुधिर वाहिनी में, जिसके माध्यम से यह निवाहिका शिरा से कहाँ पहुँच जाता है, यकृत तक पहुँच जाता है। तो ये अवशोषण होगा किसका, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से ग्लूकोज एवं एमिनो अम्लों का अवशोषण हो जाता है। तो ये पहला आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज एवं किसका अवशोषण है, एमिनो अम्लों का अवशोषण। और ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है वह किसके माध्यम से होता है, सक्रिय सह अभिगमन की क्रियाविधि के माध्यम से होता है। सुन लीजिए, ध्यान दीजिए एक बार वापस से, सक्रिय अभिगमन के माध्यम से अवशोषण होता है ग्लूकोज एमिनो अम्लों का। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा सोडियम सह अभिगमन पंप के द्वारा प्राप्त होती है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज और एमिनो अम्ल होते हैं उनके अवशोषण के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आंतरिक उपकला से सोडियम आयन एटीपी की उपस्थिति में बाहर की ओर अभिगमन करते हैं, जिसके कारण से सांद्रता प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। यह सोडियम आयन होगा, यह सोडियम आयन ग्लूकोज और एमिनो अम्लों के साथ जुड़ करके परमिएज प्रोटीन की सहायता से सांद्रता प्रवणता के कारण से जो लूमेन भाग होता है उसे पुनः किस में प्रवेश कर जाता है, उपकला की कोशिका में प्रवेश कर जाता है, और सोडियम आयन पृथक हो जाते हैं, और ग्लूकोज होगा वह आप ध्यान देंगे, और एमिनो अम्ल होते हैं वह किसमें, रुधिर के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं, जो कि रुधिर वाहिनियों एवं पोर्टल वेन के सहायता से यकृत तक पहुंच जाता है। तो ये तो हो गया पहला, आप ध्यान दीजिए कौन सा, ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण किस प्रकार से होता है। दूसरा ध्यान दीजिए, वसा और वसा में विलय पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो सेकंड ध्यान दीजिए, वसा एवं वसा में विलय पदार्थों का अवशोषण, वसा एवं वसा में विलय पदार्थों का अवशोषण, वसा और वसा में विलय पदार्थों का अवशोषण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान दीजिए, वसा और वसा में विलय पदार्थ होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो वसा किस रूप में होती है, या तो मोनोग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती है, किस रूप में उपस्थित होती है, मोनोग्लिसराइड के रूप में। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो आपको देखता है वसीय अम्लों के रूप में उपस्थित होती है, किस रूप में उपस्थित होती है, वसीय अम्लों के रूप में। एवं आपको ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, यह हमें ध्यान रखना है। इनका अवशोषण होता है वह निष्क्रिय अवशोषण होता है, किस प्रकार का अवशोषण होता है, निष्क्रिय विसरण विधि द्वारा अवशोषण होता है, निष्क्रिय विसरण द्वारा अवशोषण होता है। तो आप ध्यान दीजिए, वसा होती है वो मोनोग्लिसराइड, वसीय अम्ल या कोलेस्ट्रॉल के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनका अवशोषण निष्क्रिय विसरण द्वारा होता है। तो इनका अवशोषण किसके माध्यम से होगा, निष्क्रिय विसरण विधि के माध्यम से होता है। इनके अवशोषण के लिए क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इनके अवशोषण होता है उसमें इस प्रकार से, ये तो आंतरिक उपकला है, ये हमें ध्यान रखना है, और इसमें अवशोषण से पहले पायसीकरण होना जरूरी है, और इससे पायसीकरण होगा, और पायसीकरण के बाद में क्या होगा, इनका अवशोषण होता है। और इनका अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, लसिका या लैक्टियल वाहिनी के माध्यम से होता है। तो इनका अवशोषण किसके माध्यम से होगा, लसिका वाहिनी या लैक्टियल वाहिनी के माध्यम से होता है। तो ये लसिका वाहिनी हो गई, ये कौन सी वाहिनी हो गई, लसिका वाहिनी या लैक्टियल जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा अवशोषण होता है। तो लैक्टियल के द्वारा अवशोषण होगा, लसिका वाहिनी के द्वारा अवशोषण होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, ये वसा है, और इस वसा होती है, उस वसा में सबसे पहले क्या होगा, पित्त लवण इसके साथ में क्रिया करेगा। कौन सा लवण, पित्त लवण। और पित्त लवण होते हैं उसका आपको ध्यान होगा कि पुत्त लवण होते हैं या लेसिथिन, उसके दो सिरे होते हैं, एक ध्रुवीय सिरा और दूसरा अध्रुवीय सिरा। इसमें से जो ध्रुवीय सिरा होता है वह ध्रुवीय सिरा जल के साथ घुल जाता है, अध्रुवीय सिरा होता है वह आप ध्यान दीजिए वसा के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और इस प्रकार से एक विशेष रचना का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, काइम कहा जाता है।
सॉरी मिसेल कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मिसेल कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मिसेल कहा जाता है। इस प्रकार से वसा की गोलिकाएं हैं, उनके चारों ओर पित्त लवण होगा, वो पित्त लवण जुड़ जाते हैं और पित्त लवण जुड़ने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण हो जाएगा, मिसेल का निर्माण हो जाता है। यह मिसेल होती है काइम में घुलनशील होती है और ये मिसेल जैसे ही किसके संपर्क में आएगी, रसांकुरों के, ये ध्यान दीजिए क्या है, रसांकुर है, और इस रसांकुरों के संपर्क में आएगी और रसांकुरों के संपर्क में आने पर ये घुलनशील होने के कारण से वसा के कण हैं वो कहाँ तक प्रवेश कर जाएंगे, अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। अंदर तक प्रवेश करने के बाद में इनमें उपस्थित पित्त लवण होते हैं, ये पित्त लवण पुनः वापस आ जाते हैं, पित्त लवण पुनः कहाँ जाएंगे, वापस बाहर आ जाते हैं। तो ये पित्त लवण थे, ये पुनः कहाँ जाते हैं, वापस आ जाते हैं और इसी क्रिया को वापस से दोहराते हैं। इस प्रकार से जो वसा की कणिका है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगी, आंतरिकी उपकला में प्रवेश कर जाती है। अब आंतरिकी उपकला में प्रवेश करने के बाद में आंतरिकी उपकला में उपस्थित होती है वह आपको ध्यान रखना है अंतःपद्रवीय जालिका उपस्थित होती है। कौन सी अंतःपद्रवीय जालिका है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका उपस्थित होती है और इस अंतःपद्रवीय जालिका में ये क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका है और इस जालिका में क्या कर जाएंगे, यह जो वसा के कण है वो प्रवेश कर जाएंगे और वसा का कण ये किसमें प्रवेश करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका में, और वापस से किसका निर्माण करेंगे, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण। वसा किस रूप में होती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है, वापस से किसका निर्माण करेंगे, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लेते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होने के बाद में इस वसा है उसके चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण घिर जाता है और लाइपोप्रोटीन की गोलिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इसके चारों ओर किसका आवरण है, प्रोटीन का आवरण घिर गया और प्रोटीन का आवरण घिरने के फलस्वरूप इस गोलिकाओं का निर्माण हो जाएगा जिसे हम काइलो माइक्रोन कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, काइलो माइक्रोन कहा जाता है। तो ये काइलो माइक्रोन का इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। तो ये काइलो माइक्रोन का निर्माण हो जाता है। ये काइलो माइक्रोन होते हैं, ये गति करके कहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये काइलो माइक्रोन है वो इसमें पहुँच जाएंगे किसमें, लैक्टियल वाहिनी में, जिनका यहाँ पर क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, यानी लसिका वाहिनी के माध्यम से ये कहाँ पहुँच जाएगा, यकृत तक पहुँच जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ये जो है काइलो माइक्रोन होंगे ये अवशोषित हो जाते हैं जो लैक्टियल वाहिनी के माध्यम से, यह लैक्टियल वाहिनी के द्वारा ही अवशोषित होते हैं। ये जो है वो आपको रुधिर वाहिनियों से अवशोषित नहीं होते हैं क्योंकि इनके बाहर की ओर क्या है, प्रोटीन का जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनके बाहर पॉलीसैकेराइड का आवरण उपस्थित होता है और रुधिर वाहिनियों के बाहर उपस्थित पॉलीसैकेराइड का आवरण होता है जो कि इस काइलो माइक्रोन के लिए पारगम्य नहीं होते हैं, उनको पार नहीं कर सकते हैं। इस कारण से इनका अवशोषण होता है वो किसके द्वारा, लैक्टियल वाहिनी के माध्यम से, और लैक्टियल वाहिनी से ये आपको ध्यान रखना है सिरा में पहुंच जाते हैं और सिरा से माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों पहुंच जाते हैं जहाँ लाइपेज एंजाइम से इनका पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है वसा का अवशोषण होता है वह किस प्रकार से होता है। दोबारा वापस सुन लीजिए, वसा एवं वसा में विलेय पदार्थ होते हैं वो पाचित अवस्था में मोनोग्लिसराइड या वसीय अम्ल एवं कोलेस्ट्रॉल के रूप में उपस्थित होते हैं। इनका अवशोषण होता है वह निष्क्रिय विसरण के माध्यम से होता है। इनके अवशोषण के लिए आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम पित्त लवण की आवश्यकता होती है। पित्त लवण होते हैं वे पित्त लवण वसा की गोलिकाओं के चारों ओर आवृत हो जाते हैं और एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम मिसेल कहा जाता है। ये मिसेल होती है, ये काइम में विलय होती हैं और काइम में विलय होने के साथ ये सूक्ष्मांकुरों में प्रवेश या रसांकुरों में प्रवेश कर सकती हैं और रसांकुरों में प्रवेश करने के कारण से यह आप जान देंगे जैसे ही रसांकुरों के संपर्क में मिसेल आती हैं तो मिसेल होगी वो अंदर की ओर प्रवेश कर जाती हैं तथा पित्त लवण होते हैं पुनः बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं जो कि वापस इसी क्रिया को दोहराते हैं। अब ये वसा गोलिकाएँ होगी, वे वसा गोलिकाएँ चिकनी अंतःपद्रवीय जालिका में प्रवेश कर जाती हैं और वापस किसका निर्माण कर देते हैं, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लेती है, तो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर लेती हैं और ये ट्राइग्लिसराइड होंगे इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन जाता है। इस प्रकार से लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन का जो आवरण बनता है, आवरण संरचना बनती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। ये काइलोमाइक्रोन बहिर्कोशिका लयन या फेगोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से, बहिर्कोशिका लयन या जिसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ये बहिर्कोशिका लयन या फेगोसाइटिस क्रिया के माध्यम से लसिका या लैक्टियल में प्रवेश कर जाती हैं और लसिका या लैक्टियल में प्रवेश करने के बाद में इनमें आप ध्यान दीजिए तो आपको देखना है यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, सिरा में, और सिरा में जाने के बाद में इनका पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है विभिन्न पदार्थों। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 होता है उनके अवशोषण के लिए
हमें पता है किसकी आवश्यकता होती है, इंसेंटिक फैक्टर की आवश्यकता होती है, नेज कारक की आवश्यकता होती है, तथा कुछ मात्रा में जल एवं जल में विलय कुछ विटामिन होते हैं, उन विटामिन का और वसा विलय विटामिन होते हैं उनका अवशोषण होता है, वह कुछ मात्रा में बड़ी आंत्र में भी होता है। और बड़ी आंत्र में अवशोषण होने के बाद में भोजन है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ठोस विष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और ठोस विष्ठा के रूप में परिवर्तित होने के बाद में इनका बहिक्षेपण कर दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगला स्टेप हम देखेंगे वो कौन सा है, स्वांगीकरण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए स्वांगीकरण के बारे में। अगला स्टेप हम देखेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या है, सिंपल सा आपको मतलब समझना है, बाकी कुछ लंबा चौड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चौथा स्टेप हो जाएगा स्वांगीकरण या भोजन का स्वांगीकरण एसिमिलेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, भोज्य पदार्थ होते हैं वो पाचित भोज्य पदार्थ अवशोषण के बाद में रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं, और रुधिर के बाद में रुधिर की सहायता से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं में एवं ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहा जाता है। तो पाचित भोजन के अवशोषण के बाद में विभिन्न कोशिका तक पहुंचना एवं वहां पर विभिन्न कार्यों में उपयोग में लेना, ऊर्जा उत्पादन में उपयोग लेना स्वांगीकरण कहलाता है। क्लियर हो जाएगा स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण किसे कहेंगे, तो पाचित भोजन का कोशिकाओं में पहुंचना और वहां पर विभिन्न कार्यों के रूप में उपयोग में लेना। जैसे आप ध्यान दीजिए ग्लूकोज है तो उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में हो जाता है, अतिरिक्त रूप से ग्लूकोज होगा तो उसको यकृत द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। या एमिनो अम्ल होते हैं उनका अवशोषण भी उनका जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग हो जाता है, और अतिरिक्त एमिनो अम्ल होता है उसका विअमिनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑर्निथिन चक्र की सहायता से यूरिया में परिवर्तन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको क्रिया विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण के बाद में पांचवा स्टेप होगा वो कौन सा होगा, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भोजन है वो अवशोषण के बाद में अर्धठोस मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिनका उदनी खोलने की सहायता से बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से क्रियाविधि होगी, उसे हम क्या कहेंगे, बहिक्षेपण कहा जाता है। तो ये था किसके बारे में, पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन किस प्रकार से होते हैं और कुछ पोषक तत्वों की कमी से मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं।